चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग केसरिया कंपटीशन क्लास में स्वागत है। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम ग्रुप डी के सीरीज को लेके आएंगे, टेस्ट सीरीज को लेके आएंगे, जिसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। तो 50 एमसीक्यू की क्वेश्चन के टेस्ट सीरीज को हम आपके सामने लाए हैं और इसका सॉल्यूशन हर दिन अब एक समय पर होगा और अपलोड कर दिया जाएगा वीडियो पर, यूट्यूब पर। तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा से पूरा देखने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें जितना भी डिस्कशन हम करेंगे या जो भी क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ग्रुप डी में निश्चित तौर पर पूछेगा। तो ये अंतिम चरण में इस सीरीज को भी देखने का कोशिश कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो हुक का सिद्धांत जो है, हुक के सिद्धांत की बात कर लेते हैं। हुक का सिद्धांत की बात कर लेते हैं। तो हुक का सिद्धांत दिया था हुक नामक विद्वान ने, जिसके अंतर्गत इन्होंने इस सिद्धांत में कहा था कि किसी भी वस्तु के पर, किसी भी वस्तु पर लगाया गया प्रतिबल के कारण उत्पन्न विकृति, वस्तु में उत्पन्न विकृति समानुपाती होता है। समानुपाती होता है, यानी किसी भी वस्तु पर जब प्रतिबल लगाएंगे तो उस प्रतिबल के कारण वस्तु में कुछ न कुछ विकृति आएगी। यह जो विकृति आएगी उसके प्रतिबल के समानुपाती होगा, अनुक्रमानुपाती होता है। उसी को प्रत्यास्थता कहा जाता है और वैसे वस्तु को प्रत्यास्थ वस्तु कहा जाता है, जो कि हुक का सिद्धांत कहता है। तो प्रत्यास्थता के नियम से यह संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपच का उपचार करने के लिए, अपच का मतलब होता है कि भोजन का शरीर में पचने में कठिनाई होना या न पचना। तो अपच की समस्या तब उत्पन्न होती है जब आमाशय के द्वारा रिलीज होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रकृति होता है अम्लीय, क्योंकि यह क्या है, HCl अम्ल है। तो अम्ल कैसा होगा, अम्लीय होगा, और अम्लीय के कारण भोजन भी अम्लीय हो जाता है। भोजन अम्लीय हो जाता है। अब यह अम्लीय भोजन को पीत रस जो क्षारीय होता है, लीवर से स्रावित होता है, यह क्षारीय होता है और यह क्षारीयता जाके इस भोजन में मिलता है, तो अम्लीय अवस्था से क्षारीय अवस्था में भोजन को बदल देता है। लेकिन लीवर में थोड़ी बहुत खराबी आ जाने पर, यह पीत रस जो होता है वह स्रावित नहीं हो पाता है, जिसके कारण से भोजन अम्लीय रह जाता है। और भोजन अम्लीय रहता है तो भोजन अपच रह जाता है, अपच जैसी समस्या हो जाती है, एसिडिक हो जाता है। तो एसिडिक भोजन जब हो जाता है तो गैस जैसा समस्या उत्पन्न हो जाता है। और इसे समाप्त करने के लिए हम लोग अम्ल को नाश करने वाला, अम्लत्व नाशक, एंटासिड जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, एंटासिड का इस्तेमाल कर लिया जाता है। दर्द नाशक क्या होता है, तो दर्द का निवारण करने वाला होता है, जबकि जीवाणु के विकास को नष्ट करने वाला प्रतिजैविक होता है, जो जीवाणु नाशक जिसको कहते हैं, जीवाणु नाशक जिसे कहा जाता है। और रोगाणु नाशक जो होता है वह सूक्ष्म जीव, जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव नाशक होता है, सूक्ष्म जीव नाशक होता है, जिसको रोगाणु नाशक कहते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। तो है किस क्रिकेटर ने स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी नामक पुस्तक लिखी है। तो कपिल देव के द्वारा लिखित पुस्तक है। कपिल देव की कप्तानी में ही भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम 1983 ईस्वी में, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने भारत के लिए पहला क्रिकेट विश्व कप
कप जीता था, पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था, कपिल देव की अगुवाई में ही जीता था। सचिन तेंदुलकर का लिख लेते हैं। तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर का। सौरभ गांगुली के बारे में लिख लेते हैं। तो सौरभ गांगुली की आत्मकथा सेंचुरी इज नॉट इनफ। लिख लेते हैं, सेंचुरी इज नॉट, ENOUGH, नॉट इनफ, ENOUGH, नॉट इनफ, मतलब शतक मारना ही काफी नहीं है। जबकि सुनील गावस्कर का है सनी डेज, सनी डेज, सुनील गावस्कर का। क्लियर, आपका ऑप्शन आ गया कपिल देव। चलिए आगे देखते हैं। क्षय रोग ट्यूबरक्यूलोसिस प्रतिक्षरण के लिए BCG वैक्सीन किसके द्वारा विकसित किया गया? नामे से स्पष्ट है कि जैसी BCG आ गया तो इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछता है, तो याद रखिएगा बेसिलस कॉलमेट ज्यूरिन, बेसिलस कॉलमेट ज्यूरिन इसका फुल फॉर्म होता है। तो जाहिर सी बात है इस BCG की खोज अल्बर्ट कैलमेट, नाम आ गया कैलमेट और ग्यूरिन, तो अल्बर्ट कैलमेट और कैमिली ग्यूरिन के द्वारा किया गया था। जबकि देख लेते हैं कि एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। जॉन ई साल्क और अल्बर्ट शेविन के द्वारा पोलियो वैक्सीन की खोज किया गया था। जबकि लुइस पास्चर ने रेबीज का टीका विकसित किया था। क्लियर, तो आपका ऑप्शन बन गया ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। मैगी नॉट रेखा किस देश के बीच स्थित है? तो देखेंगे मैगी नॉट के साथ एक रेखा का और नाम याद रखेंगे, मैगी नॉट, नहीं तो क्या, मैगी नहीं चाहिए, लिखा हुआ मैगी नॉट का मतलब है मैगी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए भाई? तो चाहिए सीग फ्राइड। क्या चाहिए? सीग फ्राइड चाहिए। तो मैगी नॉट नहीं तो क्या, सीग फ्राइड किसके किसके बीच? फ्रांस और जर्मनी के बीच। सीग फ्राइड याद रहेगा तो निश्चित तौर पर आपको फ्रांस आ जाएगा। फ्रांस से फ्राइड। तो मैगी नॉट नहीं चाहिए, मैगी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? सीग फ्राइड चाहिए। फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा रेखा है। जबकि जर्मनी और पोलैंड के बीच याद रखेंगे ओडरनीशे, जर्मनी ओडरनीशे और हिडेनबर्ग, ओडरनीशे तथा हिडेनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच में। यूएसए और कनाडा की याद रखेंगे तो 49वीं तथा यूएसए और कनाडा के बीच 49वीं तथा 141वीं समानांतर रेखा। क्लियर, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच। आगे चलेंगे कि चांदी को अगर खुला रखने पर आमतौर पर इस पर लगने वाली जंग का रंग कैसा होता है? क्लियर आवाज तो जा रहा होगा ना, माइक भी लगाए हुए हैं। और थोड़ा सा लिखने में अगर प्रॉब्लम होगा तो चूंकि पहली बार लिख रहे हैं पेन टेप पर तो दिक्कत होगा। अगर नीचे देखेंगे मिलाना पड़ रहा है वहाँ मुझे कि कहाँ लिखना है, मुझे कहाँ करना है, तो लिखने में भी प्रॉब्लम होगा। खैर करते करते हो जाएगा। तो कह रहे हैं चांदी को खुले में आमतौर पर रखने पर लगने वाला जंग जो होता है वह कैसा जंग लग जाता है? तो देखते होंगे चांदी काला हो जाता है, पहनते पहनते ऑलरेडी चांदी जो होता है वो काला हो जाता है। कालापन को छुड़ाया जाता है, बार बार उसको गर्म पानी में देकर छुड़ा दिया जाता है। हालांकि इसके लिए केमिकल्स भी आते हैं। चांदी को खुले में रखने पर आमतौर पर होता क्या है कि धातु का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीजन के संपर्क में आके धातु क्षरण हो जाता है, धातु का क्षरण हो जाता है। अतः बार बार चांदी को धोना भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि केमिकल और ऊपर से मिला के उसमें धोइएगा तो चांदी खत्म होगा। तो चांदी धातु का ऑक्सीजन के संपर्क आने पर धातु का
क्षरण होता है और इसी क्षरण के कारण चांदी का रंग काला हो जाता है। तो यह ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर ऐसा होता है। क्लियर? तो आपका ऑप्शन काला हो जाएगा। आगे देखते हैं, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है। अब इसी उड़ीसा के पुरी में प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा निकाला जाता है। रथ यात्रा निकाला जाता है उड़ीसा के पुरी में ही जगन्नाथ मंदिर के। अब यह जगन्नाथ मंदिर को देखेंगे तो गंग वंश के शासक 10वीं शताब्दी में गंग वंश के शासक अनंत बर्मन के द्वारा करवाया गया था 10वीं शताब्दी में। देखेंगे तो जगन्नाथ मंदिर, जो उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर है, वह नागर शैली में निर्मित मंदिर के उदाहरण होते हैं। नागर शैली मतलब जो उत्तर भारत में मंदिर निर्माण कला शैली प्राचीन काल में विकसित थी, उसे नागर शैली कहा जाता था। जबकि बेसर शैली में बीच की शैली याद रखेंगे। मध्य भारत में मंदिर निर्माण कला शैली जो प्राचीन काल में प्रचलित थी, उसे बेसर शैली कहा गया। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण कला प्रचलन में थी, उसे द्रविड़ शैली कहा गया था। तो जगन्नाथ मंदिर नागर शैली के द्वारा है उड़ीसा में, पुरी का। क्लियर? और यह 4 धाम में भी शामिल किया जाता है, इसे 4 धाम में शामिल किया जाता है। तो याद रखेंगे कि यह 4 धाम के तहत भी आता है। 4 धाम के अंतर्गत यह जगन्नाथ मंदिर आता है, तो उड़ीसा में। आगे है कि इसने अवलोकन किया कि परमाणु के भीतर बहुत बड़ा रिक्त स्थान होता है। रदरफोर्ड नामक विद्वान ने पहली बार जब सोने की पतली चादर पर से सोना के पतली चादर पर अल्फा कणों का बौछार कराया तो हुआ क्या कि खूब मात्रा में अंदर होल उत्पन्न हुआ, छितराया। यह क्या हुआ? छितराया, फैलने के फलस्वरूप वहां कई छोटे छोटे छिद्र देखे गए। तो वहां रिक्त स्थान होता है। इसकी खोज रदरफोर्ड के प्रयोग ने दिखाया, रदरफोर्ड के प्रयोग के द्वारा साबित हुआ। जबकि देखेंगे तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। आर्हेनियस ने अम्ल क्षार के बारे में बताया था, और आइंस्टाइन के द्वारा E = mc² दिया गया था। E = mc² बताया गया। क्लियर? आगे चले। रदरफोर्ड, और लाइक को सेशन करते रहिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। क्वेश्चन हम इसी तरीका से हर दिन क्वेश्चन जब तक एग्जाम शुरू नहीं हो जाता है या एग्जाम अंत नहीं हो जाता है, तब तक हम क्वेश्चन को लाते रहेंगे और आपके लिए सॉल्यूशन करते रहेंगे। और हो सकता है तो आगे चल के दरोगा का भी क्वेश्चन आ जाएगा, बिहार SSC का भी क्वेश्चन आ जाएगा। ये सब भी क्वेश्चन सभी में काम देगा। ऐसा नहीं है कि अब सेट मारने का मतलब ये नहीं है कि केवल ग्रुप डी लिख दिए तो आप इसका मतलब ये समझें कि केवल ग्रुप डी में होगा। ये क्वेश्चन रेलवे में नहीं, ये क्वेश्चन आपको BSSC में नहीं पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आपको दरोगा में नहीं पूछा जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं होता है। क्वेश्चन सबका प्रारूप एक ही है। अब अगर यदि जो यही क्वेश्चन अगर रेलवे में पूछा जा रहा है तो रदरफोर्ड इसका आंसर होगा, और ऐसा नहीं होगा कि ये क्वेश्चन अगर यदि जो दरोगा में पूछा जाएगा तो आर्हेनियस इसका आंसर हो जाएगा। अतः क्वेश्चन सब सेम होता है। निश्चित तौर पर अपना कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहेंगे। बस निश्चित है कि सिलेक्शन एक ही सीट पर सिलेक्शन लेना है, होगा ही सिलेक्शन। चलिए आगे देखते हैं। रदरफोर्ड, पुनीत कुमार का संबंध किससे है? देखेंगे पुनीत कुमार एक अभिनेता थे। पुनीत कुमार जो थे वो एक कन्नड़ अभिनेता थे। पुनीत कुमार कन्नड़ अभिनय से संबंधित थे, और इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत
2002 में किया था। इनकी पहली पुस्तक इनकी पहली जो फिल्म थी वह अप्पू, जो कन्नड़ भाषा में 2002 में रिलीज हुई थी, और ये प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता राजकुमार के पुत्र थे। राजकुमार के पुत्र थे। अब थे कहने का मतलब यह है कि यह चर्चा में इसलिए बने हुए हैं पुनीत राजकुमार क्योंकि इनका देहांत 2021 में हो गया है। क्लियर? तो ये अभिनय से संबंधित है। आगे देखेंगे कि इसे पर्ल ऐश, मुक्त भस्म कहा जाता है। तो पर्ल ऐश जो कहा जाता है वह K2CO3 को कहा जाता है। पोटेशियम कार्बोनेट को कहा जाता है पर्ल ऐश के रूप में जाना जाता है। यहीं पर थोड़ा सा लिख लेंगे, पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट को कहा जाता है पर्ल ऐश। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम बाई कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है, सोडियम कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है। आगे है इंडिका, जिसमें मौर्यकालीन भारत का उल्लेख है, किसके द्वारा लिखा गया है। थोड़ा सा देख लेंगे इंडिका के बारे में। इंडिका जो मेगास्थनीज के द्वारा, इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखित एक पुस्तक है, और मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत? सेल्यूकस, ग्रीक दार्शनिक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, और भारत भ्रमण करने के लिए आया था। भारत की संस्कृति और सभ्यता को देखने के लिए आया था, तथा देखने के पश्चात इन्होंने मौर्यकालीन सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में, जो पाटलिपुत्र को एक विकसित नगर की संज्ञा दिया था, इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया, और सभी भारतीय संस्कृति और मौर्यकालीन सभ्यता को इंडिका नामक पुस्तक में ही प्रकाशित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यह आया था। चंद्रगुप्त मौर्यकालीन शासक चंद्रगुप्त मौर्य, और इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। यह पाटलिपुत्र में ही आया था। फाहियान देख लेते हैं। तो फाहियान गुप्त वंशीय शासक, गुप्त वंशीय शासक, गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसी को चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी, या तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहिए या चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से इसी को जाना जाता है, जिसके शासनकाल में यह भारत आया था फाहियान, और गुप्त वंशीय शासन व्यवस्था के बारे में इन्होंने प्रकाशित किया था, जानकारी दिया था। आगे देख लेते हैं वेनसांग। वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी में भारत आया था। 629 ईस्वी में भारत आया था, और तकरीबन 630 ईस्वी में भारत पहुंचा, और 15 वर्षों तक भारत में रहा था। 15 वर्ष तक भारत प्रवास किया, 15 वर्षों तक भारत में रहा था, जिन्होंने बौद्ध सामग्री को एकत्रित किया था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है वह CU की, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक CU की के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें इन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी एकत्रित दिया है, जानकारी बताया, तथा हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में भी जानकारी को एकत्र किया है। वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि की संज्ञा दिया जाता है। यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि वेनसांग को ही कहा जाता है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो मेगास्थनीज हो जाएगा, इंडिका नामक पुस्तक की रचना। क्लियर?
आगे चलते हैं। किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल नहीं होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंतर्गत रेगिस्तान में मृग मरीचिका की घटना घट जाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिसे कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दूसरा होता है हीरे की झिलमिलाहट या हीरे का चमक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश किरणों का संचरण होना। अब देखेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए दो शर्त होना जरूरी होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए दो शर्तों का होना जरूरी होता है। पहला शर्त क्या होता है जो देख लेंगे, वह होता है प्रकाश किरण अधिक सघन माध्यम से, कह सकते हैं सघन माध्यम से विरल माध्यम जाना चाहिए। प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम तक जाना चाहिए। प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में होना चाहिए। और दूसरी बात है आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। दूसरा जो है कंडीशन वो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्लियर? तो ये होता है हमारा आपतन कोण। दो कंडीशन है, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम होना चाहिए तथा दूसरा है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, तभी पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना घटित होता है। और जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा, आप कहेंगे कि यह सघन माध्यम क्या है और विरल माध्यम क्या है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा वह उतना ही सघन होगा, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होगा वह विरल होगा। अतः सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। क्लियर? तो कैलिडोस्कोप जो होता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन में शामिल नहीं होता है। आगे चलते हैं। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब ऐसे शासक थे जो अपने दरबार में गाना बजाना, संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। झरोखा दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया था। तुलादान पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था, तुलादान को खत्म कर दिया था। ज्योतिष और हस्तरेखा को पढ़ना, ज्योतिष में एकदम विश्वास नहीं करता था। ज्योतिष द्वारा हस्तरेखा को पढ़ना बैन कर दिया था। कलमा लिखित सिक्का पर प्रतिबंध लगा दिया था। सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया। सती प्रथा पर प्रतिबंध, हालांकि सती प्रथा पर प्रतिबंध अकबर ने भी लगाया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध अकबर ने लगवाया था, लेकिन औरंगजेब जो था वो जजिया कर को पुनः लागू किया था। अकबर के द्वारा बंद किया गया जजिया कर जो था उसको पुनः 1679 ईस्वी में जजिया कर को लागू किया था। जजिया कर को लागू किया था औरंगजेब ने। क्लियर? चलिए, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। आगे चलते हैं। कैमरे इमेज रिजोल्यूशन को मापने के लिए मेगापिक्सल का इस्तेमाल किया जाता है। मेगापिक्सल, कितना मेगापिक्सल का कैमरा है ये देख के आप ही मोबाइल लेते हैं या कैमरा लेते हैं। आगे है
7000 एक दिवसीय रन बनाने वाली इतिहास में पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो वह है मिताली राज। भारतीय कैप्टन मिताली राज 7000 एक दिवसीय रन बनाने वाली इतिहास में पहली महिला क्रिकेटर बनी है। आगे है, किस गैस का उपयोग पेयजल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? क्लोरीन का उपयोग पेयजल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। क्लियर? आगे है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसी में देख लेंगे, थोड़ा सा एक पॉइंट देखेंगे कि 2021 से 23 का विषय जो इसका है एक्सेस टू डायबिटीज केयर। एक्सेस टू डायबिटीज केयर 2021 से 23 का इसका विषय रहा है, जो 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे डायबिटीज डे, वर्ल्ड डायबिटीज डे भी कहा जाता है। तो इसका विषय याद रखेंगे 2021 से 22, एक्सप्रेस टू डायबिटीज केयर पर ध्यान रखेंगे, एक्सप्रेस डे बढ़ावा देंगे उसको। आगे है, एक 160 ग्राम की क्रिकेट गेंद को 22 मीटर पर सेकेंड की गति से फेंकने पर इसमें कितनी गतिज ऊर्जा होगी? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो जानते ही हैं कि के बराबर होता है 1/2mv²। 1/2 दिया हुआ है, एम का मान आपका दिया हुआ है 160 ग्राम। अब 160 ग्राम में दिया हुआ है, इसको किलोग्राम में बदल लीजिए। अगुना कितना मीटर वेलोसिटी है? 22, अगुने 22 कर लीजिए। पहले तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 8 काट दीजिए 8, और इसके बाद ये पूरा गुना होगा तो 484 इसका तो हो जाएगा। 484 गुने 8/100। क्लियर? 8 × 4 = 32 के 2, 8 ही 8 ही 64, 3 67 के 60, बाकी 6 और 8 × 32 और 6 38, नीचे लिख देंगे 3872/100 होगा 100, अतः इतना जूल आपका ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं, दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द को चुनिए। देखेंगे इसमें कि केल्विन है, कैलोरी है, कैंडेला है और जूल है। तो केल्विन, कैंडेला और जूल, ये तीनों जो है, केल्विन, जूल, कैंडेला, ये सभी SI मात्रक है, जबकि यह कैलोरी जो है वह CGS पद्धति में मात्रक होता है, अतः आपका आंसर छट जाएगा ये। आगे है, उत्तर प्रदेश कैडर के किस IAS अधिकारी ने टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीता है? सुहासा एल वाई के द्वारा जीता गया है। सुहास दरअसल है, सुहासा नहीं है, सुहास एल वाई पहले ऐसे IAS अधिकारी हैं जो 2020 टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीता है, और इन्होंने रजत पदक जीता है। रजत पदक जीता है, पदक भी याद रखेंगे, रजत पदक जीता है। और खेल भी याद रखेंगे तो बैडमिंटन पैरालंपिक, ये भी याद रखेंगे बैडमिंटन में। आगे है, अंग्रेजों ने बंगाल को विभाजित करने का कारण दिया था, क्या कारण बताया था? तो इन्होंने प्रशासनिक कारण बताया था। अंग्रेज जो बंगाल का विभाजन किया था, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन 19 जुलाई 1905 ईस्वी में। गवर्नर जनरल कौन थे? करजन।
के शासनकाल में घोषणा किया गया था 19 जुलाई 1905 ईस्वी को कि बंगाल का विभाजन कर दिया गया, और इसका कारण बताया गया प्रशासनिक सुविधा के लिए ऐसा किया गया था। हालांकि जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जब दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 ईस्वी में किया गया था, तो उस समय यह बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। दिल्ली दरबार के आयोजन हुआ था। दिल्ली दरबार का आयोजन के समय प्रशासनिक सुविधा कारण बताया गया। क्लियर। आगे चलते हैं। महासागरों पर नौकायन करते समय देशांतर मापने के लिए समुद्री काल मापी क्रोनोमीटर जिसे कहा जाता है, इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? जॉन हैरिसन के द्वारा किया गया था। जॉन हैरिसन के द्वारा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक की खोज किया था। आर्किमिडीज ने उत्प्लावन थ्योरी ऑफ अपथ्रस्ट उत्प्लावन का नियम दिया था। आर्किमिडीज यूरेका करते हुए यह चिल्लाए थे। वैज्ञानिक पूछता है कि कौन से वैज्ञानिक थे जो यूरेका करते चिल्लाया था, तो आर्किमिडीज ही था जिन्होंने थ्योरी ऑफ अपथ्रस्ट यानी उत्प्लावन का सिद्धांत दिया था। ब्लेज पास्कल ने दाब का नियम दिया था। द्रव्य में दाब का नियम पास्कल के द्वारा दिया गया था। अतः यही कारण है कि दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को। किसे 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मलयालम भाषा के लिए अच्युतम नंबूदरी को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम भाषा के लिए दिया गया है। यह 92 वर्ष के हैं। 92 वर्ष में वर्ष की आयु में इन्हें अच्युतम नंबूदरी को प्रदान किया गया है 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्लियर। आगे है हेनले पास किससे संबंधित होता है? हेनले पास जो है वह उत्सर्जन एक्सक्रेटरी उत्सर्जन से संबंधित है हेनले पास। इसकी खोज हेनले नामक विद्वान के ही द्वारा किया गया था। हेनले पास जो होता है ना, वो वृक्काणु यानी नेफ्रॉन का हिस्सा होता है। नेफ्रॉन का हिस्सा होता है। और नेफ्रॉन किसकी इकाई होती है? किडनी की एक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। अतः किडनी का ही हिस्सा होता है यह हेनले पास। इसका काम क्या होता है? इसका मुख्य काम होता है मूत्र से पानी। इसका काम, यह हेनले पास का जो काम होता है, मूत्र से पानी और NaCl सोडियम क्लोराइड की पुनः प्राप्ति करता है। क्लियर। इसका काम होता है, हेनले पास का जो काम है वह मूत्र से पानी और NaCl सोडियम क्लोराइड को पुनः प्राप्ति कर लेना, इसका काम होता है। और यह किसका हिस्सा होता है? किडनी का हिस्सा होता है, जो नेफ्रॉन का हिस्सा के रूप में देखा जाता है। इसकी खोज हेनले ने नामक विद्वान ने किया था। अगला क्वेश्चन है 25वां। संविधान का 103वां संवैधानिक संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? तो 103वां संवैधानिक संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण से यह जुड़ा हुआ है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के लिए जुड़ा हुआ है। यह आरक्षण जो दिया गया था वह दिया गया है 102वां संवैधानिक संशोधन के तहत दिया गया है। और कमजोर वर्ग को कितना प्रतिशत आरक्षण है ये भी ध्यान रखेंगे कि 10% EBC जिसको कहा जाता है 10% आरक्षण दिया गया है EBC को।
कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण है। अब देखेंगे थोड़ा पहला ध्यान दे लेंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण, या इसी को कहेगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए जो नियम बनाया गया था वो बनाया गया था 102वां संवैधानिक संशोधन। इसमें लिखेंगे 102वां संवैधानिक संशोधन एनसीबीसी के लिए है, एनसीबीसी के लिए, एनसीबीसी के लिए 102वां संवैधानिक संशोधन। आगे देखेंगे तो वस्तु एवं सेवा कर दिया हुआ है, वस्तु एवं सेवा कर के लिए 101वां संवैधानिक संशोधन जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू किया गया था। जबकि लोकसभा में, लोकसभा और राज्यसभा, देखेंगे थोड़ा सा, 104वां संवैधानिक संशोधन 2020 में किया गया। 104वां संवैधानिक संशोधन 2020 में किया गया। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में एससी एसटी, लोकसभा एवं राज्यों, लोकसभा, एक सेकेंड, लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में एससी एसटी के सीटों का तेरा क्या हुआ जी, ये जो है ना, पेन लीजिए, एससी एसटी फिर आ गया, तो लोकसभा में एससी और एसटी के सीटों के आरक्षण की चर्चा जो किया गया, 104वां संवैधानिक संशोधन जो कब हुआ था, 2020 में इसे लागू किया गया। आगे चलते हैं, वस्तु 3 सेकंड में 24 मीटर और फिर अगले 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है। वस्तु की औसत गति क्या हो जाएगी? तो औसत गति निकालने के लिए फॉर्मूला जानते ही हैं कि औसत गति बराबर होता क्या है, तो होता है कुल दूरी बटा कुल समय, दिया गया कुल समय। निकालेंगे टोटल दूरी कितना है भाई, तो 39 है, दोनों को ऐड कर देंगे 39 बटा टोटल समय कितना दिया हुआ है, तो 3 2 5। क्लियर? जब भी इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 7.8 मीटर पर सेकेंड औसत गति आ जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 किलोग्राम की वस्तु क्षैतिज रूप से 5 मीटर पर सेकेंड की गति से आगे बढ़ रही है। इसकी गति को 10 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ाने के लिए वस्तु पर कुल किए जाने वाले कार्य की आवश्यक मात्रा। अब समझेंगे कि कार्य की आवश्यक मात्रा क्या होता है। तो कार्य की आवश्यक मात्रा उसकी गतिज ऊर्जा होती है। कार्य की आवश्यक मात्रा उसकी गतिज ऊर्जा में हो रहे परिवर्तन होता है। तो हम यहाँ पर अगर गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं, W को निकाल लेते हैं, तो W को निकालने के लिए आवश्यक मात्रा को, कार्य की आवश्यक मात्रा को हम W से सूचित करेंगे और गतिज ऊर्जा का अंतर होता है। तो 1/2 mv² माइनस 1/2 mv² हो जाएगा। अब चूंकि मास तो दोनों का ही एक ही है, तो 1/2 मास ले लेंगे LCM, V1 का स्क्वायर, कहेंगे V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। क्लियर? 1/2 m का मान दिया हुआ है 4 गुने V2 10 दिया हुआ है आपका, 10 के 100
माइनस कर दीजिए 5 पचे 25 बराबर इससे काट दीजिए 2, इससे घटाइएगा तब 75 आएगा, गुना कीजिएगा तब 150। चूंकि W को वर्क को हम लोग जूल में व्यक्त करेंगे तो हमारा 150 जूल आंसर आ गया। क्लियर? आगे चले, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक का शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमेइक में लिखा गया है। ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और आर्मेइक भाषा में लिखा गया है। ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और आर्मेइक भाषा में, तीनों भाषाओं में, 4 भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ पर फिलहाल ऑप्शन आपके पास ब्राह्मी भाषा ही है, तो यह ब्राह्मी हो जाएगा। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक मौर्य वंश का शासक था, जो तीसरा शासक हुआ। मौर्य वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार और तब अशोक हुआ। क्लियर? कलिंग विजय किसने किया था? अशोक के द्वारा ही किया गया था। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में ही 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध किया था। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध किया था, जिसे हताहत होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। डोबेरेनियर का त्रिक सिद्धांत कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम में स्ट्रोंशियम एक प्रकार का त्रिक नियम का पालन करता है, अतः आपका आंसर स्ट्रोंशियम हो जाएगा। स्ट्रोंशियम हो जाएगा। अब देखेंगे तो डोबेरेनियर एक जर्मन वैज्ञानिक थे। डोबेरेनियर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। जर्मन वैज्ञानिक थे, इन्होंने मुंचबर्ग यानी जर्मनी में फार्मासिस्ट के रूप में अध्ययन किया था। अब 1829 ईस्वी में इन्होंने 3 तत्व के कुछ समूह पाए। 3 तत्व का समूह पाया जो समान गुण दिखाते थे। क्लियर? एक ही प्रकार के गुण दिखाते थे। इन समूहों को ही उन्होंने त्रिक कहा। 3 तत्व का एक समूह पाया, जिसमें से इन समूहों को एक ही प्रकार का, अब 3 समूह पाया, तीनों का एक ही गुण था, तीनों का एक ही गुण था, जिसके कारण से इसे त्रिक का तत्व कहा, त्रिक तत्व कहा। पहले 3 तत्व इन्होंने लिथियम को रखा, दूसरा सोडियम को रखा और तीसरा पोटेशियम को रखा था। क्लियर? और दूसरा इसने रखा, उसने कैल्शियम को, स्ट्रोंशियम को और बेरियम को रखा था। तो आपका स्ट्रोंशियम आपका आंसर हो गया। ऑक्टोपस किस वर्ग के अंतर्गत आता है? आप तुरंत ही क्वेश्चन को पढ़िएगा, तुरंत नहीं मार दीजिएगा। ऑक्टोपस यहाँ पूछ रहा है आपको वर्ग, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लास आपसे पूछ रहा है, वर्ग तो क्लास, फाइलम अगर यहाँ पे रहता, वर्ग न, क्लास न देके अगर यहाँ पर फाइलम रहता तो निश्चित तौर पर आप मोलस्का फाइलम मारते, लेकिन यहाँ पर क्लास आपका दिया हुआ है, वर्ग आपका दिया हुआ है। तो वर्ग में सेफेलोपोडा ऑक्टोपस जो होता है वह सेफेलोपोडा वर्ग का एक जीव होता है। क्लियर? अगर फाइलम रहता, संघ रहता तो मोलस्का। कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कृष्णा और गोदावरी नदी के तट पर आंध्र प्रदेश में मीठे पानी की झील, यह क्या है? कोलेरू झील। देख लेंगे, कृष्णा प्लस गोदावरी, गोदावरी नदी के संगम पर स्थित मीठे पानी की बड़ी झील है। मीठे पानी की बड़ी झील है, जो कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। किस नदी के तट पर? कृष्णा और गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। क्लियर? आगे चलें।
निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उत्तक नहीं होता, यानी जंतु में एनिमल में पाया जाने वाला टिश्यू यानी उत्तक नहीं होता है। उपकला उत्तक, एपिथेलियल टिश्यू जंतु में पाया जाता है एपिथेलियल टिश्यू। स्नायु उत्तक जिसे तंत्रिका उत्तक भी कहा जाता है। नर्व टिश्यू जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, इसको कहेंगे तो एपिथेलियल, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा में है नर्व, नर्व टिश्यू, ये देखेंगे संयोजी यानी कनेक्टिव। मृत्यु उत्तक जो होता है इसका होता है पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा या पादप में पाया जाने वाला उत्तक होता है। तो हम कह सकते हैं कि पैरेनकाइमा यानी मृत्यु उत्तक जंतु में नहीं पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। क्लियर। आगे देखेंगे राज्यसभा में सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो अधिकतम संख्या की चर्चा 250 है, जिसमें से वर्तमान समय में कितना है 245। अब इस 245 में निर्वाचित की संख्या, निर्वाचित जो है वह 233 निर्वाचित सदस्य। 12 सदस्य जो होता है वह मनोनयन के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन होता है राज्यसभा में। तो मनोनयन वह कै गो होता है 12 गो। तो कुल मिला के वर्तमान समय में राज्यसभा के सीटों की संख्या 245 है, लेकिन हो सकती है 250 तक। क्लियर। आगे चलते हैं। आगे हीलियम के 52 ग्राम में मोल की संख्या क्या होती है। तो मोल की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो मास ऑफ सबस्टांस, मास ऑफ सबस्टांस बटे मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल। अब मास ऑफ सबस्टांस कितना दिया हुआ है 52 ग्राम, 52 ग्राम। मास ऑफ 1 मोल कितना दिया हुआ है, हीलियम का दिया हुआ है। हीलियम के एक मास है, हीलियम के मास की संख्या होती है 4, 1 मोल दिया हुआ है, 4 होती है द्रव्यमान। इसको इससे काट दीजिएगा 13, आंसर आपका 13। क्लियर। आगे चलते हैं। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द का चयन करना है। iOS, लाइनेक्स, मैक OS, यह सभी देखिए ये और ये तीनों क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। जबकि फायरफॉक्स जो है वो सर्च इंजन है, सर्च इंजन है। तो आपका ऑप्शन फायरफॉक्स छप जाएगा। क्लियर। आगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पुरुषों और महिलाओं की पूर्ण समानता की गारंटी देता है। देखेंगे मौलिक अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 3 में, मौलिक अधिकार की चर्चा भाग 3 में किया गया है। भाग 3 जो है वह कहां से कहां तक है, तो 12 से लेकर अनुच्छेद 12 से लेकर 36 तक की इसकी चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसकी चर्चा है, 35 तक इसकी चर्चा किया गया है अनुच्छेद 12 से लेकर। जिसमें से देखते हैं तो अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है कि महिलाओं को पूर्ण समानता, अनुच्छेद पुरुष और महिला समानता की चर्चा किया गया। अनुच्छेद 14 में समता एवं समानता, यहीं पर लिख लेंगे, समता एवं समानता की चर्चा अनुच्छेद 14 में किया गया, जिसमें पुरुष और महिला दोनों को समान अधिकार दिया जाएगा।
लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 21 में कहा गया है मृत्यु, अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि मृत्यु का निषेध किया गया है, यानी स्वयं से कह सकते हैं अनुच्छेद 21 में कि अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि प्राण एवं, यहां पर लिखेंगे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21 में। जबकि अनुच्छेद 18 की अगर बात कर लेते हैं, अनुच्छेद 18 की, तो उपाधियों का अंत किया गया है, उपाधियों का अंत कर दिया गया है, लेकिन शैक्षिक रूप से अर्जित जो उपाधि होगा वो अपना रख सकता है। जैसे आप राय बहादुर की उपाधि नहीं रख सकते, आप ठाकुर साहब की उपाधि को नहीं लगा सकते अपने नाम के आगे, लेकिन नाम के आगे आप शैक्षिक विधि के द्वारा अर्जित जो उपाधि होगा, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सभी आप अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। क्लियर। अनुच्छेद 15 में कहा गया है धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर सार्वजनिक जगह पर जाने से या आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। क्लियर। आगे चलते हैं। भारतीय नौसेना ने पहली बार नौसेना ड्रिल लॉर पेरूज में भाग लिया। वार्षिक नौसेना अभ्यास किस देश द्वारा आयोजित किया जाता है? तो हर साल फ्रांस के द्वारा आयोजित किया जाता है। भारतीय नौसेना के जहाज INS सतपुड़ा और INS किल्टन के साथ PBI लॉन्ग रेंज, या किसके किसके साथ? तो INS सतपुड़ा, INS सतपुड़ा और INS किल्टन के साथ यह रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने भाग लिया है। इसमें सिंगापुर है। आगे, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तब मोहनजोदड़ो स्थित है सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो जो है इसकी मोहनजोदड़ो कहते हैं लोभी मौसी कंघिहारी। क्लियर। तब मोहनजोदड़ो मौसी से होता है मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और यह मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के तट पर जो स्थित है, सिंधु नदी के तट पर जो स्थित है, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिला में स्थित है। और इस मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो रखाल दास बनर्जी के द्वारा, रखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में खोज किया गया था। मोहनजोदड़ो को थोड़ा सा एक पॉइंट और, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टोला, मृतकों का टीला कहा जाता है। आगे 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक बंदूक से 10 ग्राम द्रव्यमान वाली एक गोली को 20 मीटर पर सेकेंड की गति से चलाया जाता है। तो बंदूक का प्रतिघात, अब जाहिर सी बात है प्रतिघात करने के लिए तो जितना हम बंदूक को चलाते हैं तो विपरीत दिशा में भी एक बल लगता है। न्यूटन का तृतीय गति नियम कहता है कि क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया लगता है। तो जैसे ही बंदूक चलाते हैं तो बंदूक चलाए और पीछे की ओर एक बल लगता है। बंदूक जो है, बंदूक की गोली आगे की ओर जाता है तो बंदूक से पीछे की ओर भी एक बराबर फोर्स लगता है। तो हम कह सकते हैं कि M1 इंटू
V1 बराबर M2 इंटू V2। अब देखेंगे M1 दिया हुआ है हमारा, कितना दिया हुआ है, तो 10 ग्राम दिया हुआ है, तो किलोग्राम में इसको बदल लीजिए, गुना वेलोसिटी आपका दिया हुआ है वह है 20 मीटर, बराबर M2 आपका दिया हुआ है 2 किलोग्राम, गुने वेलोसिटी आपको निकालना है। नहीं निकल जाएगा, ई वाला काट दीजिए, ई वाला कट जाएगा और यह चला जाएगा नीचे, ई वाला इससे कट जाएगा, बराबर भी बराबर क्या निकल जाएगा, 1/10। अतः आंसर आपका क्लियर। क्यों ऐसा किए बराबर, क्योंकि बंदूक से जब गोली चलती है तो प्रतिघात बल भी एक पीछे लगता है। अब प्रतिघात बल बंदूक गोली चलेगा उसके बराबर ही लगेगा, अतः दोनों को बराबर कर दिए, यानी कि तभी हम दोनों को बराबर किए तो M1 V1 M2 V2 कर दिए, दोनों को बराबर कर दिए। क्लियर। आगे आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले भारतीय अमेरिकी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल किन्हें बनाया गया है, वो है बनीता गुप्ता को बनाया गया है। आगे देखेंगे प्राणी विज्ञान की एंटोमोलॉजी शाखा जो होती है वह वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी एक होता है पुष्पों का अध्ययन, एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। मानव मस्तिष्क के लिए न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी में मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़िएगा। चट्टानों का अध्ययन जो होता है वह पेट्रोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर। आगे है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है, तो जिप्सम से बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। CaSO4 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है, CaSO4 जिसका सूत्र होता है। आगे है आवर्त सारणी के दाईं ओर तत्व। अब जैसे ही आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर हम लोग जाएंगे तो बाएं में होता है धातु की संख्या, जैसी जैसी दाएं ओर जाते हैं तब धातु का गुण छोड़ के अधातु का गुण तत्वों में आना शुरू हो जाता है। क्लियर। अधातु का गुण आना शुरू हो जाता है और पहले उपधातु आता है और उसके बाद फिर पूरी तरीका से अधातु आ जाता है। तो कहेंगे हम कि जब बाएं से दाएं जाएंगे तो अधातु का गुण आ जाता है तत्वों में, और जब बाएं से दाएं आएंगे तो धातु का गुण बढ़ता जाता है। क्लियर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अधातु। आगे है CaOCl2 का सामान्य नाम क्या होता है, CaOCl2 का, तो CaOCl2 का होता है ब्लीचिंग पाउडर होता है। अब इसी में से धुलाई सोडा, धोवन सोडा जिसको कहा जाता है, धोवन सोडा को हम लोग क्या कहते हैं, तो धोवन सोडा को हम लोग कहते हैं वह Na2CO3, जबकि बेकिंग पाउडर को क्या कहा जाता है, खाने वाला सोडा जिसको कहते हैं NaHCO3, बेकिंग पाउडर जिसे कहा जाता है, या इसी को खाने वाला, एक और नाम लिख लेंगे, खाने वाला सोडा इसे कहा जाता है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। आगे है गैस फ्लेम का सबसे गर्म भाग जिसके नाम से जाना जाता है, गर्म भाग, गैस फ्लेम का सबसे गर्म भाग जो गैर चमकदार होता है, वो चमकता नहीं है। आगे ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैर चमकदार क्षेत्र होता है। आगे है तत्वों में किसकी परमाणु संख्या 12 होती है, तो तत्वों में परमाणु संख्या 12 मैग्नीशियम की होती है, जबकि सबका मैग्नीशियम के अलावा सबका देख लेते हैं तो आता है पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है। एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या की अगर बात करेंगे तो 13 होता है, और सोडियम का होता है 11 परमाणु संख्या। क्लियर।
पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जो कि बाबर विजय हुआ था और दिल्ली सल्तनत को समाप्त हो गया था। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, लोदी वंश का अंतिम शासक था। इसको हरा के बाबर ने दिल्ली पर अफगान वंश की स्थापना कर दिया था। बाबर अफगान वंश की स्थापना कर दिया था, और जिस वंश की स्थापना उन्होंने किया बाबर ने, वह जाना गया मुगल वंश। मुगल वंश। क्लियर? आगे है, मांस उत्पादकों के संरक्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? मांस उत्पादकों के लिए उपयोग किया जाता है वो फॉर्मेलिन होता है। फॉर्मेलिन उसके संरक्षण के लिए, उत्पादन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे है, इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। चमगादड़ द्वारा परागण को क्या कहा जाता है भाई? चमगादड़ के द्वारा जो परागण होता है उसे कहा जाता है चिरप्टेफिली कहा जाता है। अब कहेंगे परागण क्या होता है? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? तो पॉलिनेशन होता है जब पुष्प में, पुष्प जो होता है, पुष्प का ये एंथर भाग जो होता है, एंथर से पॉलन ग्रेन्स उस पुष्प के मादा भाग के अस्टिग्मा वाला हिस्सा में जब पहुंचता है, एंथर पुरुष भाग होता है, तो एंथर भाग से पॉलन ग्रेन्स जो होता है वो जब अस्टिग्मा वाला हिस्सा, मादा के अस्टिग्मा वाला हिस्सा में जब पहुंचता है तो उसी को कहा जाता है परागण, पॉलिनेशन। अब यह पहुंचता है चमगादड़ के द्वारा अगर हो रहा है तो चेरेप्टोफिली कहेंगे। एंटोमोफिली किसको कहेंगे? तो कीटों के द्वारा जो परागण होगा उसको एंटोमोफिली कहेंगे। एनीमोफिली हवा के द्वारा जब परागण होगा तो एंटेमोफिली। जूफिली जब जानवरों के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा होगा तो जूफिली उसे कहेंगे। क्लियर? ये था हमारा आज का ग्रुप डी का ये सेशन सीरीज 50 क्वेश्चन का। तो आपसे एक बात का हम कहेंगे, चर्चा करेंगे कि जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, जिस रूप में आप तैयारी कर रहे हैं, रेगुलर सीक्वेंस में बस तैयारी करते रहें। और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए, तो केवल ग्रुप डी के लिए ही पूछा जाएगा, ऐसा नहीं बात है। ये हर एग्जाम में, आने वाला एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा और इसका डिस्कशन। अभी तो आज तो थोड़ा सा प्रॉब्लम भी मुझे हुआ, क्योंकि पेन टैब पर पहली बार लिखना थोड़ा सा अंदाज नहीं मिल पा रहा था कि कहाँ लिखेंगे, तो वहाँ कहाँ लिखाएगा स्क्रीन पे। तो थोड़ा कभी स्क्रीन को देख पा रहे थे, कभी यहाँ देख रहे थे कि कहाँ लिखाएंगे, वो बैठा रहे थे हम कि हाँ इधर लिखेंगे तो वहाँ जाएगा, इधर लिखेंगे तो वहाँ जाएगा। तो धीरे धीरे करते करते हो जाएगा। तो आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन ये हो जाएगा रेगुलर में। जब ये रनिंग में अच्छी तरीका से आ जाएगा तो निश्चित तौर पर एक अच्छा सॉल्यूशन आपको 50 क्वेश्चन का मिलेगा। और हो सकता है अभी 2-4-10 दिन में हो सकता है कि बिहार दरोगा, आगामी बिहार दरोगा का भी सेट का सॉल्यूशन हम निश्चित तौर पर करेंगे, और बीएसएससी के भी सेट को हम लाने का प्रयास करेंगे। तो आप इस सेशन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूर लाइक कर लीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम होता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, आज की सेवा को हम देते हैं विराम। आज की सेवा को हम देते हैं विराम। आज की सेवा को देते हैं विराम। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।